हेलो एवरीवन। आज 20 दिसंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, सीएनबीसी और क्या एनडीटीवी, इसके अलावा एयर इंडिया, कहीं भी ऐसे जो आर्टिकल आते हैं जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें हम एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं। पर्पज़ क्या रहता है, जैसे ये हेनान आइलैंड का है ना, तो आप पूरा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ढूंढ लो, आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन क्योंकि सीएनबीसी में था, है ना, तो अब क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछ सकता है। यूपीएससी ने तो बोला नहीं है कि द हिंदू से हम करंट अफेयर पूछने वाले हैं ना, या तो इंडियन एक्सप्रेस से, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पे प्रयास करते हैं 10 ऐसे टॉपिक लिए जाएं एकदम डिफरेंट, जो मैच ना करते हों, ऐसे टॉपिक पर एमसीक्यूज बनाया जाए और एमसीक्यू डिस्कशन के माध्यम से आपका सारा काम यहाँ पे किया जाए। मतलब सीधी सी बात है, हमारी एक सूत्री यही योजना है कि आप करंट अफेयर्स को एमसीक्यू फॉर्मेट में देखें, जिससे आप एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न यहाँ पे किसके बारे में है कि विद द रेफरेंस ऑफ हेनान आइलैंड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसका स्टैटिक बहुत बड़ा है। क्यों आइलैंड में चर्चा में था, क्या है, ये मैं आपको सब बताऊंगा। अब सबसे पहले थोड़ा सा आप इसकी लोकेशन देख लीजिए, क्योंकि किसी भी आइलैंड की, किसी भी मैपिंग की सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, उसकी लोकेशन। ये मैं आपके लिए चाइना का मैप बना देता हूँ। लेट सपोज ये चाइना का मैप है, ठीक है ना। ये चाइना का मैप इस तरह से है। यहाँ पे चलिए इंडिया है, और यहाँ पे कौन सा सी है, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी, आप आई होप अज्यूम कर पा रहे होंगे। अब इस यहाँ पे इसकी लोकेशन है, मतलब क्या, हेनान जो आइलैंड है ना, ये लोकेटेड कहाँ पे है, साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में, ठीक। तो ये इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो गई। अब यहाँ पे न्यूज़ में क्यों था ये आइलैंड, या अभी क्यों चर्चा के इसकी आई है, तो इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि चाइना ने क्या किया है, कस्टम प्रोसेसिंग या कस्टम शुल्क की वजह से एक रीजन है, इसको क्या किया है, मेन लैंड से अलग कर दिया है। अब ये एक एग्रीमेंट की वजह से हो रहा है, या तो अगर हम बात करें एक ट्रेड एग्रीमेंट में चाइना शामिल होना चाहता है, उसकी वजह से है। अब वो कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट है, ये थोड़ा सा पता होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको वो ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में यूपीएससी पूछ सकता है, हैनान आइलैंड की लोकेशन पूछेगा और ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पूछ सकता है। उस ट्रेड एग्रीमेंट का नाम क्या है, उसका नाम है टीपीटीए। टीपीटीए का मतलब क्या, ट्रांस पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो ट्रांस पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें पैसिफिक एरिया के आसपास की जो कंट्रीज हैं उसमें शामिल है। जिसका पर्पज़ क्या है इस एग्रीमेंट का, इसका पर्पज़ क्या है, जो कस्टम्स है उनको कम करना, कस्टम ड्यूटी उसको रिड्यूस करना, है ना, ट्रेड बैरियर को क्या करना, कम करना, बैरियर को क्या करना, कम करना, है ना, और आपस में ट्रेड को बढ़ावा देना। ये किसका पर्पज़ है, इस एग्रीमेंट का पर्पज़ है। अब इस एग्रीमेंट को किसने साइन किया था, तो 12 देशों ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था। 12 देशों में से यूएस भी इसमें शामिल था, बाद में यूएस इसमें से निकल गया, भारत इसमें नहीं है, क्योंकि भारत पैसिफिक से भारत की बाउंड्री नहीं लगती। तो अब इसमें कितने देश हैं, -1। तो अब इसमें कितने देश हैं, 11 देश हैं, 11 देश हैं। अब ये 11 देश कौन कौन से हैं, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको पैसिफिक से किसकी किसकी बाउंड्री लगी ना, अगर आपको ये पता है तो ये भी आसानी से आप अंदाजा लगा लेंगे। जैसे इसमें जापान है एक इंपॉर्टेंट देश, और ऑस्ट्रेलिया है इंपॉर्टेंट देश, और कनाडा भी है। कनाडा के अलावा मैक्सिको है, मैक्सिको के अलावा और कौन सा है, वियतनाम है इसमें, वियतनाम आपको पता ही होगा। वियतनाम के अलावा कौन सा देश है, मलेशिया है इसमें। मलेशिया के अलावा सिंगापुर है, सिंगापुर के अलावा ब्रुनेई है, ब्रुनेई, चिली, पेरू और न्यूजीलैंड। ब्रुनेई, चिली, पेरू और न्यूजीलैंड। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, अगर आपने एक बार लिख लिया ना, आपको फिर नहीं भूलेगा ये सारे 10 देशों के नाम। कभी आप ट्राई करिएगा, मैपिंग में देखने से कुछ नहीं होता, एक बार अगर आप सभी देशों के नाम लिखिएगा किसी संगठन के, तो आपको ज़्यादा चांस वो याद हो जाएगा। इसमें से यूएस बाहर होगा, तो यूएस लिख के हम यहाँ पे इसको काट देंगे ये, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कभी क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर स्टेटमेंट डाल सकता है यूपीएससी कि यूएस भी इसका मेंबर है, या इस तरह से चीज़ें बना सकता है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ थी। चाइना ने क्या किया, चाइना ने हैनान जो आइलैंड है इसमें कस्टम क्षेत्र के रूप में इसको डेवलप कर रहा है, ठीक है। और चाइना भी चाहता है कि इसमें इसका पार्ट बन जाए, इस जो पूरे एग्रीमेंट का, ठीक है। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी। अब चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्या बन रहे हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड एडमिनिस्टर्ड बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना के द्वारा प्रशासित सबसे बड़ा द्वीप है। अब यह भी फैक्ट है, लेकिन इस फैक्ट को मैंने स्टेटमेंट में इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि ये जो सारी कहानी मैंने बताई इसे आप अलग से याद करो, ये जो फैक्ट्स हैं इनको आप प्रैक्टिस करके याद करो। दूसरा है, इट लाइज अक्रॉस द क्विंजुआंग स्टेट फ्रॉम मेन लैंड ऑफ चाइना। तो यहाँ पे एक जल संधि है, उसको ये बोला जा रहा है कि ये जो वाटर लैंड, ये जो कहते हैं ना, ये जो
क्या बोले, स्टेट बोलेंगे, ये क्विंजो स्टेट है, इसके बारे में बोला जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ जियोलॉजिकली सेपरेट फ्रॉम द मेनलैंड चाइना ड्यूरिंग द क्वांटरनरी पीरियड। यह मुख्य रूप से, अगर हम भूवैज्ञानिक रूप से क्वांटरनरी काल के दौरान मुख्य रूप से चाइना से अलग हुआ। चौथा स्टेटमेंट है इट होस्ट द बोआओ फोरम ऑफ एन कॉल्ड एशिया दावोस। बोआओ फोरम को ये आयोजित करता है जो कहाँ पे है, एशिया का दावोस माना जाता है। अब दावोस माना जाता है ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहा है। अगर हम बात करें इन चारों में से बहुत डिफिकल्ट आपको हो जाएगा आंसर करना, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है कि मायोसिन प्लायोसिन टाइम में अलग हुआ था, क्वाटरनरी में नहीं, बल्कि कब अलग हुआ था, मायोसिन प्लायोसिन टाइम पे। अब इसको कैसे लिखते हैं मायोसिन प्लायोसिन को, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, मायोसिन है ना, और पिलियोसिन, अगर हम बोलते हैं पिलियोसिन इपोक में ये अलग हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 का 4, ठीक है। अब ये सही आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, अभी देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NSSH। NSSH क्या है, ये थोड़ा सा आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अगर आप करंट अफेयर पढ़ना है तो ये सबसे पहला क्या चीज़ है, क्यों चर्चा में रहा। तो अभी क्या हुआ कि मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेज जो है MSME आपको पता ही है ना, और नहीं पता होगा तो थोड़ा सा भी देख लेंगे यहाँ पे। तो MSME ने क्या किया है, NSSH जो स्कीम है, इसके जिसे क्या कहा जाता है, नेशनल है ना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब, नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब, इसको बोला जाता है NSSH को। लिख लीजिए आप, नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब, ये इसको बोला जाता है। इसको कह लेंगे NS, इसको भी कह देंगे S, और इसको कह देंगे H, ठीक। तो इस स्कीम में अगर हम बात करें, उद्यमिता को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है यहाँ पे, MSME भी आगे आ रहा है, ठीक। अब ये जो स्कीम है ना NSSH, ये स्कीम है, इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था ये आपको पता होना चाहिए, और किसके लिए लॉन्च किया गया। तो इसका कार्यान्वयन या इसको कौन चला रहा है, NSIC चला रहा है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल लिमिटेड इसको चला रहा है। इसका पर्पज़ क्या है कि जो SC ST कम्युनिटी है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप का जो कल्चर है उसको बढ़ावा देना, या उद्यमिता की जो संस्कृति है जिसको हिंदी में कहेंगे, उसको बढ़ावा देना, यहाँ पे किसका पर्पज़ है, NSSH का पर्पज़ है। अब आपने ये देख लिया कि ठीक है ये स्कीम है, और इसमें क्या हो रहा है, MSME भी जुड़ के सामने आ रहा है। अब MSME जुड़ के सामने आ रहा है, लेकिन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में यहीं पे जानना जरूरी है, क्योंकि क्या पता आप अपने बिजी शेड्यूल में इसके बारे में पढ़ पाओ या ना पढ़ पाओ। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रीफ में जानेंगे शेड्यूल कास्ट के बारे में। अब शेड्यूल कास्ट की जो ओवरऑल अगर देखें जनसंख्या भारत में 16.6% है एज पर 2011 सेंसस, जिसमें माना जाए कि लगभग 20 करोड़ 14 लाख करोड़ इनकी जनसंख्या है शेड्यूल कास्ट की, ठीक है। अब शेड्यूल ट्राइब की कितनी जनसंख्या है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं शेड्यूल ट्राइब का जो परसेंटेज है पॉपुलेशन में 8.6% है, ठीक। जॉब में रिजर्वेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 16 के अंतर्गत जॉब में रिजर्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी जो पॉपुलेशन कितनी है, 10.54 करोड़, मतलब अगर दोनों की पॉपुलेशन देखें तो लगभग 25-26 करोड़ हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि सर्वाधिक ST कहाँ पे पाए जाते हैं, ST पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद पाई जाएगी महाराष्ट्र में पाई जाएगी, उसके बाद पाई जाएगी ओडिशा में पाई जाएगी, ठीक है। और अगर शेड्यूल कास्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आई थिंक यूपी में सबसे ज़्यादा देखी जाएगी, ठीक है ना। यूपी के बाद आई थिंक वेस्ट बंगाल में देखी जाएगी। तो ये क्या हो गया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बीच में बातें। अब अगर हम बात करें, अब ये आप सोचोगे कि आखिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को डिसाइड कौन करता है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल 341 का रोल आ जाता है और आर्टिकल 342 का रोल आ जाता है। 341 आर्टिकल में शेड्यूल कास्ट को लिस्ट करने की बात होती है, और शेड्यूल ट्राइब को बात होती है 342 में। और किसके पास राइट है राष्ट्रपति के पास। कल हमने एक प्रश्न यहाँ पे देखा था कि राज्यपाल को क्या अधिकार है ऐसा कोई शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर करने का, नहीं, राज्यपाल को नहीं है, राष्ट्रपति को है, ठीक है ना। और आर्टिकल 15(4) की बारे में बात करें और चाहे आर्टिकल 16(4) के बारे में बात करें, ये शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए विशेष प्रावधान करते हैं, ठीक है ना। अब आर्टिकल 46 भी ये बात करता है, DPSP में ये बात करता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का कल्याण होना चाहिए। अब इनको लेकर अगर हम देखें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लेकर, तो लोकसभा में जो सीट है कितनी आरक्षित है, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। और बहुत सारी वेरियस सरकार स्कीम चलाती हैं वो अलग।
तो इतनी सारी बातें हमने यहाँ पे शेड्यूल टाइप के बारे में समझ ली। अब उसमें भी सब क्लासिफिकेशन, जैसे अगर आपने देखा होगा कि पीवीटीजीज के बारे में देखा हो, जैसे ढेबर कमीशन ने बनाया था, ढेबर कमीशन डिक्लेयर किया था, वर्तमान में 75 के आसपास पीवीटीजी हैं। पार्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ऐसे ट्राइबल ग्रुप जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, और उनकी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्राइब्स उड़ीसा में है, लेकिन संख्या वाइज के टोटल नंबर जो अब पर्सन वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन रहे हैं, स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहा है कि एनएसएचएस फ्लैगशिप स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत फ्लैगशिप स्कीम है, इसको एनएसआईसी के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये तो मैंने आपको यहाँ पे बताया ही है कि एनएसआईसी के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और तीसरा, इट मैंडेट 10% प्रोक्योरमेंट फ्रॉम SC/ST इंटरप्राइज अंडर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट। यहाँ पे यह कह रहा है कि जो सार्वजनिक खरीदी गवर्नमेंट खरीदी होगी ऐसे उद्यमों से जिसे SC/ST चलाएंगे, वहाँ से 10% कंपलसरी सामान खरीदना होगा। अब तो भाई अभी तो सरकार ने बोला ही कि अभी शुरुआत करना है, तो यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं कि 10% सीधे दे दिया जाएगा। ये जो बात है यहाँ पे गलत हो जाएगी। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे एक्चुअली 4% है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। ठीक है, इस तरह से हमारा डिस्कशन रहता है। कंप्लीट पर्पस क्या रहता है, होलिस्टिक अप्रोच पकड़ो करंट अफेयर्स की। मतलब करंट को जब पढ़ो तो उसका स्टैटिक एनालिसिस भी देखो। कि 20 मिनट में जो मैं 20 टॉपिक बताता हूँ ना, तो इनमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताने का प्रयास यहाँ पे करता हूँ। कम लिखता हूँ, ज़्यादातर चीज़ लिखी रहती हैं जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो। चलिए, PDF आपको कहाँ से मिलेगा, तो PDF आपको @इंडियाज़ अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी सर्च करेंगे, या इस चैनल में सर्च करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। नहीं मिलता यूट्यूब में कमेंट करिए। और PYQs भी हम इसी तरह से बहुत होलिस्टिक PYQs डिस्कशन कर रहे हैं, तो उन PYQs को भी जाके आप देखिए प्लेलिस्ट में। ठीक है, हिस्ट्री का भी हमने डाला है, क्योंकि अच्छा फीडबैक आएगा तभी हम कंटिन्यू करेंगे, और सब्जेक्ट की जल्दी जल्दी डालेंगे। ठीक है, विद द रिफरेंस ऑफ अंतरिक्ष प्रयोगशाला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंतरिक्ष प्रयोगशाला के संबंध में आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट बताने हैं, क्या न्यूज में था। अगर हम बात करें अंतरिक्ष प्रयोगशाला होती क्या है, या मतलब कि क्यों करंट अफेयर में आई है, इसके बारे में थोड़ा जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है। अगर हम बात करें अंतरिक्ष प्रयोगशाला के बारे में, तो इन स्पेस ने देश भर के कुछ सेलेक्टेड शैक्षणिक संस्थानों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अंतरिक्ष प्रयोगशाला को स्थापित करने की बात की है। मतलब क्या क्या होगा इसका, ये किसकी पहल है, तो इन स्पेस की पहल है। और इन स्पेस किसके अंतर्गत काम करता है, तो इन स्पेस इसरो के अंतर्गत काम करता है। ठीक, इन स्पेस के द्वारा इसे शुरू किया गया है। और इसका पर्पज़ क्या है कि जो लेबोरेटरीज होती है ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी इस तरह से जुड़े कि छात्र रियलिटी में क्या कर सकें, प्रशिक्षण ले सकें, रियलिटी में ट्रेनिंग ले सकें। ठीक है, अब इसका अगर हम बात करें तो 75% तक जो कॉस्टिंग आएगी, इसका कौन बियर करेगा, यहाँ पर इन स्पेस करेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये यहाँ पे न्यूज़ थी। अब इन स्पेस है क्या, तो इन स्पेस एक तरह का डिपार्टमेंट ऑफ जो स्पेस है उसके अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो क्या करती है, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, इसको हटा कर दूँ, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे काम करती है स्पेस सेक्टर में। ठीक है, तो और ये क्या करती है, इसरो और निजी क्षेत्र के बीच में ना एक ब्रिज का काम करती है। मान के चलिए आपको सैटेलाइट लॉन्च करना है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, और यहाँ पे इसरो है। अब आपके बीच कोई भी गैप, इस गैप को फिल कौन करेगा, इस गैप को फिल करेगा इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस नामक संस्थान। ठीक है, चलिए ऑटोनोमस बॉडी। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या न्यूज़ थी, इट इज इनिशिएटिव ऑफ इन स्पेस, ये बात एकदम करेक्ट है, इन स्पेस की पहल है। इसका लक्ष्य है इस्टेब्लिश स्पेस लैब इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट, इसका लक्ष्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रयोगशाला स्थापित करना, यह भी बात करेक्ट है। और इसमें 100% क्या करेगा, इन स्पेस फंड करेगी, ये बात यहाँ पे गलत है। मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे 75% क्या करेगी, ये फंड करेगा। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आई थिंक 5th क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। नंबरिंग आई थिंक आज यहाँ पे नहीं हुई है, चलिए देख लेते हैं, इसका फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग TIDE 2.0। केंद्र सरकार ने का जो मेटी मंत्रालय है, केंद्र जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है ना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसने राज्यसभा को टाइड 2.0 योजना के बारे में जानकारी दी। अब जो टाइड 2.0 ये क्या है, मतलब क्या ऐसी चीज़ है जिसके बारे में भी जानकारी, टाइड 2.0 है ना। ये टाइड वो कपड़े धोने वाला टाइड नहीं है, है ना। ये क्या है, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर 2.0, मतलब 1.0 पहले भी शुरू किया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका पर्पस क्या है, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत ऐसे इंक्यूबेटर्स को फिनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प दी जाती है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में स्टार्टअप को
शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2.0 है उसमें 51 के आसपास 51 के आसपास इंक्यूबेटर्स हैं, 2000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं, इनको मदद दी जाएगी, चाहे आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को पाने के संबंध में हो, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे अगर हम बात करें गाइड को लेके हो, मेंटरिंग को लेके हो, ये सारा काम यहाँ पे टाइप 2.0 के माध्यम से सरकार यहाँ पे करवाएगी। ठीक, तो ये बात हो गई। लेकिन इसका पहल क्या है, क्यों मतलब इसको शुरू किया गया, तो अगर हम बात करें टाइप 2.0 के बारे में बात करें तो टाइप 2.0 भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया है ना और स्टार्टअप, इन दोनों को मिलाकर सरकार डिजिटल इंडिया चला रही है, स्टार्टअप इंडिया भी चला रही है सरकार। तो इन दोनों को क्यों ना मर्ज करके कुछ ऐसा बढ़ाया जाए तो डिजिटल भी हो और स्टार्टअप भी हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो टाइड कहलाया। ठीक है, तो ये टाइड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें तो ये 2015-14 के आसपास लॉन्च किया गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। 2019 में इसका जो 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें 4 टेक्नोलॉजी पर ज़्यादातर काम किया जाएगा। क्या क्या टेक्नोलॉजी उसकी 4 हो जाएंगी। पहली हो जाएगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरी टेक्नोलॉजी हो जाएगी एआई, तीसरी हो जाएगी क्या ब्लॉकचेन, और चौथी क्या हो जाएगी, गेस करिए, रोबोटिक्स। इन पर ये क्या करे, काम करेगा। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें क्या क्या हेल्प करेगी वो सब भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट है कि टाइप 2.0 वाज लॉन्च इन 2019 में लॉन्च किया गया था। ये एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग, ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को समर्थन देता है, यह भी करेक्ट है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। अब इसमें कौन सा सही है आपको यहाँ पे बताना है। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, किसके द्वारा, मैंने आपको बताया ना किसके द्वारा, MEIT बाई मेटी के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया जाए, मतलब ऑपरेट किया जाएगा, ना कि एमएसएमई के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। नेक्स्ट स्कीम किसके बारे में, जियो पारसी योजना के बारे में। पारसियों को जो बढ़ावा देने के लिए, पारसियों को समर्थन देने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, जियो पारसी योजना। अब जियो पारसी योजना लॉन्च कब की गई थी, तो जियो पारसी योजना को अगर आप देखोगे तो लॉन्च किया गया था 2013-14 में। ठीक है ना, और ये किस तरह की स्कीम है, सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। तो इसका पर्पज़ क्या था कि जो पारसियों की जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है ना, उसको मतलब घटती जा रही, सॉरी बढ़ती बोल दिए, उनको रोकना था। ठीक, अब यहाँ पे साइंटिफिक मेथड अपनाने थे या अवेयरनेस को लेके चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ें हों, तो यहाँ पे सरकार यहाँ पे काम करना था। अभी ऐसी बात सामने है कि सरकार कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में सफल रही है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा, है ना, अल्पसंख्यक, क्योंकि पारसी भी अल्पसंख्यक में आते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय इसको शुरू किया था। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कि इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मंत्रालय, केंद्रीय क्षेत्र योजना है, करेक्ट है। इसका पर्पज पारसी समुदाय घटती संख्या को रोकना है, यह भी करेक्ट है। बेनिफिट अंडर द स्कीम आर प्रोवाइडेड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से क्या किया जाएगा, सहायता यहाँ पे प्रदान की जाएगी, यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो 3 के तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एरिवान एनामलस ब्लू। अब ये एरिवान एनामलस ब्लू इतना खतरनाक नाम क्या है जो अभी चर्चा में आ गया, तो डरने की बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, आप समझिए। देखिए आपने देखा होगा कि बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन को लेके 1992 में एक समिट हुआ था। 1992 में समिट हुआ, उसको क्या बोला गया, अर्थ समिट बोला गया। अर्थ समिट में अगर आपने देखा 3 कन्वेंशन निकल के सामने आए थे, हमने कई बार इसको लेके देखा, UNFCCC हमने देखा, UNCCD देखा था डिजर्टिफिकेशन के लिए, और UNCBD देखा था हमने बायोडाइवर्सिटी के लिए, है ना। इतना तो आप सभी को पता है, CCC डिजर्टिफिकेशन, FCCC क्लाइमेट चेंज। अब इसका आपको पता है कॉप की बैठक हर साल होती है, ठीक है ना। इसी तरह CBD की भी कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उनकी 17वीं बैठक अभी हुई, ठीक है। 70th जो समिट हुआ उसमें क्या कि एरिवान एनामस ब्लू को दर्शाया गया उनके किसमें, लोगों में, ठीक है ना। अब ये जो बैठक है अगर हम बात करें तो ये हो रही है। अब अगर हम बात करें इसको लेके, CBD को लेकर, तो बायोडाइवर्सिटी को लेकर सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव चलाती है, भारत में भी चल रहे हैं, नेशनल पार्क वगैरह अगर आप देखिए, चाहे वर्ल्ड सेंचुरीज देखिए, कुछ भी आप देखिए, वो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को लेके हो, हॉट स्पॉट्स की सुरक्षा करने की बात हो, चाहे वेटलैंड्स कंजर्वेशन हो, वो सब बायोडाइवर्सिटी के लिए हैं। अब अगर हम बात करें कि जो CBD है उसका सचिवालय कहाँ है, सेक्रेटरिएट कहाँ है, उसका सेक्रेटरिएट आपको देखने को मिलेगा कनाडा में देखने को मिलेगा। कनाडा में कहाँ, मॉन्ट्रियल में, है ना, मॉन्ट्रियल में आपको इसको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसमें मेंबर्स कितने हैं, 196 मेंबर है, किसमें, UNCBD में, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखनी है। अब अगर हम बात करें एनिमल एलाइमस ब्लू, तो क्या IUCN में शामिल है, देखिए IUCN में इसको लिस्टेड नहीं किया गया है, ठीक है ना,
ये वैश्विक सूची में यहाँ पे तीसरे स्टेटमेंट बोलेगा भी, IUCN में इसको लिस्ट नहीं किया गया है। ये केवल येरेवान अर्मेनिया उसके आसपास पाई जाती है। तो क्या भारत में पाई जाती है? नहीं। यहाँ पे लिख के ऐसे काट, जो चीज़ नहीं होती भारत में पाई जाती नहीं। दक्षिण एशिया में पाई जाती है, दक्षिण एशिया में पाई जाएगी क्या? नहीं। एरिवान एनाइमस ब्लू तो कहाँ पाई जाएगी? आर्मेनिया में पाई जाएगी। आर्मेनिया आपको पता ही कहाँ है ना, आर्मेनिया अजरबैजान की लोकेशन आपने पहले भी देख रखी होगी, नहीं देखी होगी तो अभी जाकर देख लीजिएगा। एरिवान एनाइमस ब्लू, एरिवान एनाइमस ब्लू इज एंडेमिक आर्मेनिया, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, आर्मेनिया के एंडेमिक है। दूसरा, यह चूना पत्थर युक्त घास भूमि में पाई जाती है। और तीसरा, ये IUCN की रेड लिस्ट में है। तो तीसरा आप एलिमिनेट कर देंगे, आसान है आपके लिए एलिमिनेट करना। 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द रेफरेंस ऑफ ICG, अरे भाई हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है समटाइम्स। विद द रेफरेंस ऑफ ICG शिप अमूल्य के बारे में आपको यहाँ पे बताना। ICG अमूल्य, हाल में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसने अमूल्य पोत को, या अमूल्य अगर हम बात करें शिप को, गोवा में कमीशन किया। तो कहाँ पे कमीशन किया गया? गोवा में कमीशन किया गया है। अब चलिए, ये अगर कंप्लीटली इंडिजिनस है नहीं, 60% क्या स्वदेशी है ना, और 40% क्या विदेशी चीज़ें इसमें ली गई हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये इसको लेके एक बंदरगाह जो सुरक्षा ब्यूरो है वह भी काम करता था। देखिए, हमने सुबह का जो करंट अफेयर आज डिस्कस किया था ना, एडिटोरियल, तो यहाँ पे अगर आप एक चैनल आप उसे सर्च कर लीजिए, या यहाँ पे एक कोलैब में कर दूंगा, एकेडमिक जोन है ना, दिवस एकेडमिक जोन, इसमें हमने सुबह एडिटोरियल करंट अफेयर डिस्कस किया था। तो उसमें हमने क्या किया है, जो शिप अमूल्य के बारे में है, या जो पूरी पोर्ट सेक्टर है ना, पूरा मैरीटाइम सेक्टर ही डिस्कस किया है। तो मतलब उसमें ना बहुत डिटेल मेरे पास स्कोप रहता है 4 न्यूज को, तो करंट और स्टैटिक का शानदार मेल उसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिमिटेशन है क्योंकि 10 क्वेश्चन है ना, लेकिन वहाँ पे और डिटेल से डिस्कशन आपके लिए रहेगा, और पूरा फ्रूटफुल, ऐसा नहीं कोई फालतू की चीज़ रहेगी। तो इसको फॉलो कर लीजिए, और आज का करंट अफेयर देख लीजिएगा, 20 मिनट का है मात्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इट बिलोंग्स टू अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल, अदम्य क्लास की फास्ट पेट्रोल वेसल है। इस बेस पोर्ट पारादीप उड़ीसा में है। तीसरा, इट इज़ फुली इम्पोर्टेड एंड हैज़ नेग्लिजिबल इंडिजिनस कंटेंट, पूरी तरह से आयातित, इसमें स्वदेशी सामग्री नगण्य है। आज का जो करंट अफेयर का वीडियो है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डालूंगा, तो कमेंट से आप उस वीडियो को सीधे क्लिक करिएगा। ठीक है, और देखिएगा जरूर आज। तो चलिए, इन तीनों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ICG वाले का ए, 1 और 2। अगर हम बात करें ये ग्लोबल एंड यूरो, कहाँ इसमें 60% से अधिक सामग्री प्रयुक्त है। इसमें जो बोला जा रहा है ना, इट इज़ फुली नेग्लिजिबल इंडिजिनस कंटेंट, मतलब कि इसमें केवल आयातित कंटेंट है, भारतीय कंटेंट नहीं लगा है इसमें। तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है, 60% के आसपास है, उससे ज़्यादा सामान्य से भारत का यूज हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखें। जिनको भी सुबह करंट अफेयर देखना हो, या सुबह सुबह जो न्यूज होती हैं द इंडियन एक्सप्रेस में, उनको एनालिसिस करना हो, तो आप 9 बजे मैं डाल देता हूँ, आप उसे जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, विद द रेफरेंस ऑफ डॉपलर वेदर रडार, डॉपलर वेदर रडार को लेकर न्यूज में था। क्यों ये न्यूज में था, ये बताना है आपको, पहली बात ये। दूसरा, अगर हम बात करें इसको लेके करंट अफेयर क्या 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 क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर हम बात करें डॉपलर वेदर रडार को लेके, इसका ये यहाँ पे आ गया है, इट यूज द डॉपलर इफेक्ट टू मेजर वेलोसिटी ऑफ वेदर टारगेट। अगर हम बात करें मौसमी लक्ष्यों का जो वेलोसिटी उसको मापने के लिए डॉपलर प्रभाव का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट फॉर्म द पार्ट ऑफ बफर जोन काजीरंगा टाइगर रिजर्व। एक्स बैट रडार का मुख्य उपयोग चक्रवातों की निगरानी करने के लिए किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम यहाँ पे हटाते हैं। आई थिंक इसका मिस टाइप हो गया है। ठीक है ना, इसको यहाँ पे हम रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग अलग कंटेंट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डॉपलर प्रभाव के बारे में चलिए बता देता हूँ, क्योंकि टॉपिक तो नहीं क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन ये तो पता होना चाहिए। देखिए, डॉपलर प्रभाव होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1842 की बात है, क्रिश्चियन डॉपलर ने सबसे पहले अगर हम बात करें तो डॉपलर जो इफेक्ट होता है उसकी खोज की थी। अब डॉपलर इफेक्ट में क्या होता है कि जो किसी वेव, कोई वेव होती है, वेव कैसी, जैसे मान के चलिए कोई वेव है, जैसे साउंड वेव है, या अगर हम बात करें, या लाइट वेव है ना, तो उसमें क्या बोलता है कि जब उसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन दिखता है ना, जब किसी वेव की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन दिखता है, जब कोई वेव ऑब्जर्वर के पास जाके रिलेटिव मोशन में होती है, मतलब सापेक्ष गति करती है, तो फिर क्या होता है, उसकी जो कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक,
तो ये हो जाता है डॉपलर प्रभाव। जैसे अगर आपने एग्जांपल के लिए अगर आप देखो एम्बुलेंस या ट्रेन की जब सीटी बजती है तो आसपास के पास आते समय आवाज़ तेज हो जाती है और दूर जाते समय जो आवाज़ धीमी हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि डॉपलर का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो अब उसको टेक्नोलॉजी के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको लेके यहाँ पे टॉपिक था। चलिए बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, बुरा चापोरी वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। ये क्यों चर्चा में था अगर हम बात करें। और दूसरा कि इसको लेकर जो स्टेटमेंट कौन कौन से बना है, यह ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट पर है, यह काजीरंगा टाइगर रिजर्व के बफर जोन का हिस्सा है, यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो वन यहाँ पे पाए जाते हैं। इन तीनों के बारे में आपको सही स्टेटमेंट बताना है कि ये सही स्टेटमेंट कौन सा होगा। यहाँ पे कोई न्यूज़ थी, कोई जानवर आई थिंक न्यूज़ में थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये लोकेशन यहाँ पे चर्चा में थी। तो अगर हम बात करें तो जो ये अभ्यारण्य ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण तट में स्थित है। असम, ये अगर आपने देख रखा होगा, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हमने उसी चैनल डिस्कस किया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम दिवस नाम डालेंगे तो ब्रह्मपुत्र की पूरी डिटेलिंग आ जाएगी। तो वहाँ पे हमने बात किया था ये एकमात्र नदी जो इस शेप का कर्व यहाँ पे बनाती है और यहाँ पे सांगपोक में प्रवेश करती है। फिर बहुत सारी सहायक नदियाँ जुड़ती हैं। ये अरुणाचल प्रदेश पहली बहती है, फिर यहाँ पे असम में आती है, असम के बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। और असम में अगर आप देखें तो इसके आसपास ब्रह्मपुत्र के जोन के आसपास बहुत सारे टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व आपको देखने को मिलेगी, जैसे काजीरंगा ही है। तो ये काजीरंगा के बफर जोन का पार्ट है। यह भी बात करेक्ट है, ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट में है, यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है, मतलब इस साइड में है ये, है ना, राइट साइड में। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखिए सदाबहार वन वहाँ पे पाए जाएंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे कम से कम 250 सेंटीमीटर प्लस वर्षा हो, है ना। तो यहाँ पे इतनी तो बारिश अभी आई थिंक नहीं होती है, इस वाले रीजन में मेघालय में होती है लेकिन यहाँ पे नहीं होती। तो रैपेरियन किस्म के जो वन है यहाँ पे पाए जाते हैं, ना कि एवरग्रीन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन